गुड इवनिंग साथियों। ज्ञान घर में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए और आपके साथियों के लिए बिहार पुलिस का सिपाही भर्ती का जो एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, उनके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। अगर आप तक ही चैनल है और आपके साथी तक चैनल नहीं पहुँचा है तो प्लीज़ आपसे विनती है कि अपने साथियों तक चैनल को भेज दीजिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द ही जो भी एग्ज़ाम होता है, मतलब कि अगर आरआरबी की बात करें, हम बीपीएससी की बात करें, तो सभी का साइंस का जो क्लासेस होगा एक प्ले लिस्ट में यूट्यूब पे आपको एक फॉर्मेट के रूप में मिलने वाला है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि साइंस की तैयारी, चाहे वो फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें या बायोलॉजी की बात करें, अगर आप साइंस में अच्छा करना चाहते हैं तो ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी फ़िलहाल आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। और उस तरह से भी एक क्लास आपका जो है, जिस एग्ज़ाम की तैयारी आप करना चाहते हैं, चाहे वो बीपीएससी सिविल सर्विसेज की बात करें या आरआरबी हो गया या आपका बीपीएससी टीचर का हो गया, एनटीपीसी हो गया और बिहार एसएससी हो गया, इन सभी के लिए जो साइंस का जहाँ तक दायरा है, जहाँ तक साइंस से प्रश्न पूछी जाती है, ठीक है, उन सभी का एक लिस्ट मिलेगा आपको। और बहुत जल्द ही मिलने वाला है आपका क्लास, बिल्कुल यूट्यूब पे आप चाहे तो इसके लिए कोई आपको क्या कहते हैं पे करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आपको साइंस में कोई उंगली नहीं दिखा सकता है, ठीक है ना। चलिए तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट करना क्यों ज़रूरी होता है, उससे क्वेश्चंस का आइडिया लगता है कि क्वेश्चंस बिहार पुलिस में कैसा पूछेगा और कैसा पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट पे। देखिए, प्रश्न आपका है कि कालाजार डैश के कारण होता है। कालाजार एक बीमारी है। क्या है? कालाजार बीमारी है। इसमें होता क्या है, तो कालाजार अगर किसी को हो गया तो उसको लंबे समय तक फीवर लगती है, बुखार लगती है। बुखार लगने के कारण क्या होता है कि उसकी खून जो होती है, ब्लड, रक्त, खून कहने हम रक्त कह लें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। रक्त में जो होमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो कम जाता है, या यूं कहें कि उसमें धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का कुछ फॉर्म आ जाता है, जिसके कारण रक्त जो होता है, ब्लड, वो काला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ठीक है। और ये कालाजार होने वाला बीमारी जो है, ये प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है। किससे? प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है। प्रोटोजोआ में आने वाला यानी प्रोटोजोआ के कहिए बेटा, या प्रोटोजोआ उसको कहा गया था। आपके माइंड में एक संशय आ रही होगी, एक सवाल बिल्कुल प्रश्न उठना चाहिए कि आखिर प्रोटोजोआ है क्या। तो प्रोटोजोआ कुछ नहीं है, ये एक कोशिकीय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सूक्ष्म जीव है, ठीक है। एक कोशिकीय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सूक्ष्म जीव है। ये माइंड में रखेंगे आप, जिसको आप माइक्रो टेलीस्कोप से देखेंगे, ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखेंगे। दूसरी बात क्या है कि ये जो प्रोटोजोआ नाम पड़ा, किसने नाम डाला और क्यों डाला, तो आपको मैं बता दूं कि एंटोनी वॉन लीeuwenhoek एक साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार जीवित कोशिका देखा। एनिमल में, जानवर में जीवित कोशिका देखने वाले हमारे पास कौन है? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, ठीक है। इन्होंने क्या देखा कि एक समुद्र के किनारे एक एनिमल्स है, उस एनिमल्स के बारे में पहले से जानकारी हो करके नहीं था, और जानकारी न होने के कारण उस एनिमल के बारे में कुछ, आप जैसे अगर आपने लायन को देखा नहीं और पहली बार देखिएगा तो आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे दीजिएगा। ठीक यही घटना घटी लीeuwenhoek के साथ, और उन्होंने पहली बार जो एनिमल देखा समुद्र के किनारे और उसी में जीवित कोशिका देखा और उसका नाम बोल दिया प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कहने का मतलब हो गया, प्रो मतलब पहला, प्रो मतलब पहला, और जोआ का मतलब होता है एनिमल। पहला एनिमल देखा गया जिसमें जीवित कोशिका पाया गया एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के द्वारा, उसी का नाम पड़ा प्रोटोजोआ। और इस प्रोटोजोआ में आने वाले कौन कौन होते हैं? आपने नाम सुना होगा अमीबा, आपने नाम सुना होगा पैरामीशियम, आपने नाम सुना होगा लेशमानिया। ये सभी के सभी जो है बिलोंग करते हैं किससे? प्रोटोजोआ से। अमीबा की खोज बाद में हुई, पैरामीशियम की खोज बाद में हुई, यूग्लिना की खोज बाद में हो रही है, लेशमानिया की खोज बाद में आ रही है, ठीक है। इन सभी का एक निचोड़ जो आया, एक प्रोटोजोआ आया। तो ये याद रखिएगा, कालाजार जो होने वाला बीमारी है किसे?
प्रोटोजोआ से है। प्रोटोजोआ की कहानी बता दी हम आपको, जिसमें एक कोशिकीय जीव होता है, उसमें न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। ठीक है, जब इसका डाइवर्सन जब क्लासेस पढ़े गए तो जाके धीरे धीरे कुछ अपवाद, कुछ क्या कहते हैं, एरर आने लगे। ठीक, बस इतना समझिए कि कालाजार होने वाला बीमारी जो है प्रोटोजोआ से है। और प्रोटोजोआ में आने वाला कौन है? अगर आपके प्रोटोजोआ ना दे दे, ऑप्शन दे दे, तो याद रखिए लेशमानिया। क्या नाम है इसका? लेशमानिया। लेशमानिया के कारण प्रोटोजो कालाजार बीमारी होती है। इसमें लंबे समय तक बुखार होगी, बुखार छूटेगा ही नहीं। ठीक है, इसको चेक करने के लिए बोन मैरो जो है ना लिया जाता है, बोन को छेद करके बोन मैरो को लिया जाता है। पहला ये बीमारी एक जो है क्या कहते हैं महामारी के रूप में घोषित था, लेकिन अब धीरे धीरे इसका ट्रीटमेंट, अब तो रेयर केस में ही किसी का कालाजार होता है, कालाजार ना के मात्रा के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कशेरुका मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है? तो आप जानिए कि कशेरुका है क्या। कशेरुका कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी, जो बैकबोन, ये जो होता है आपका रीढ़ की हड्डी जो होती है, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ नहीं, रीढ़ की हड्डी को ही हम लोग कशेरुका कहते हैं। क्या कहते हैं? कशेरुका कहते हैं, रीढ़ की हड्डी को कहते हैं। जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसको हम लोग वर्टेब्रेट्स कहते हैं, यानी कशेरुका कहते हैं। और जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उसको हम लोग कशेरुकी कहते हैं, इनवर्टेब्रेट्स कहते हैं। ठीक है, बात आती है कि कशेरुका में जो है मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र के हिस्सा है, तो ये याद रखिए बोन मैरो, मेरुरज्जु, जिसको आप कहते हैं मेरुदंड। किसका हिस्सा है? मेरुदंड का हिस्सा है। आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि कशेरुका में कितने हड्डी होती है? कशेरुका में कितने हड्डी होती है, यानी रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डी होती है? याद रखिए कुल जो हड्डी है 26 हड्डी है। क्या है? 26 हड्डी है, ये याद रखिएगा। कुल हड्डी कितने हैं? 26 है, या जिसको बोन कहते हैं। पहला 5 जो हड्डी होता है, बोन होता है, उसको हम लोग ग्रीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीवा कहते हैं। इसके बाद जो है 12 जो हड्डी है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको जो है हम लोग, बोलिए, वलिये कहते हैं, वलिये। ठीक है, ये बात याद रख। बस जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है रीढ़ की हड्डी जो 26 है उसके पहले 5 को क्या बोला जाता है? तो पहले 5 को ग्रीवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीवा कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है हमारे पास, गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है? तो गर्भनाल एक ट्यूब टाइप का होता है जो गर्भावस्था मतलब प्रेगनेंसी के समय डेवलप होता है। इसका मेन काम होता है बच्चे जो गर्भ में पल रहे हैं उनका पोषण प्रोवाइड करना, और जब वो पोषण लेगा तो वो उत्सर्जित पदार्थ को भी क्या करेगा? एक्सपेल करेगा, आउट करेगा। तो यानी हमारे पास जो गर्भनाल है, गर्भनाल का 2 काम, एक बच्चे तक पोषण पहुंचाना भी, और दूसरा अपशिष्ट पदार्थ को निकालना भी है, एक ही काम। और गर्भनाल में जो धमनियां हैं वो धमनियां होती है 2। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि गर्भनाल में शिराएं कितनी होती है? तो गर्भनाल में 1 शिरा होती है। कितनी शिरा होती है? 1 शिरा होती है। ठीक है, 2 धमनियां और 1 शिरा होती है गर्भनाल में। जो गर्भनाल का काम क्या है? तो बच्चों तक यानी भ्रूण तक जो है गर्भावस्था के दौरान पोषण को पहुंचाना और अवशिष्ट पदार्थ को निकालना। ये मुख्य बातें आप याद रखिएगा। बिहार पुलिस में इतना देर तक नहीं जाएगा। जो जरूरत है, गर्भनाल में कितनी धमनियां ये पूछा जा सकता है, कितनी शिराएं हैं ये पूछा जा सकता है। तो शिराएं याद रखिए 1, और गर्भनाल कितने, सॉरी हाँ, गर्भनाल कितने में धमनी कितने? 2। एक बात और धमनी से संबंधित याद रख लीजिए, धमनी का मेन काम होता है शुद्ध रक्त को शरीर के अंदर पहुंचाना, शुद्ध रक्त को शरीर के अंदर पहुंचाना। ठीक है, वहीं पे एक अपवाद है फेफड़ा के पास, जो फेफड़ा के पास धमनी है उस धमनी का काम होता है अशुद्ध रक्त को लाना। ठीक है, वहीं पे शीरा की बात कर लीजिए या भेंस की बात कर लीजिए या नस की बात कर लीजिए, तो शीरा का काम होता है अब अशुद्ध ब्लड को शरीर से लाना हृदय तक। लेकिन फिर वही बात लंग्स के सामने जो होता है, लंग्स में जो शीरा है और धमनी है वो हमारा जस्ट उल्टा काम करता है। शीरा का मेनली काम है अशुद्ध ब्लड को शरीर से हृदय तक लाना, और धमनी का काम है शुद्ध रक्त को शरीर हृदय से शरीर तक ले जाना। लेकिन फेफड़ा में
दोनों का उल्टा काम, जो शुद्ध कर रहा है वो अशुद्ध करेगा और जो अशुद्ध कर रहा है वो शुद्ध करेगा, ये याद रखने की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर कहता है शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग से है, रिकेट से है। तो सूखा रोग यानी रिकेट जो होता है विटामिन डी की कमी से होती है। क्या होती है? विटामिन डी की कमी से होती है। तो ये विटामिन डी की कमी से इस हड्डी का सूखना हो जाता है, तो यानी सूखा रोग जो है संबंधित है हड्डियां से। तो याद रखिए आपका आंसर डी नंबर इधर करेक्ट आंसर होता है, इसको लॉक करेंगे। और विटामिन डी जो है इसका दूसरा नाम जो भी होता है कैल्सीफेरॉल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैल्सीफेरॉल। और ये कैल्सीफेरॉल जो होता है ये एक हार्मोनल होता है। क्या होता है? हार्मोनल, हार्मोन की तरह होता है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। हमारा लीवर जो है वो आपका विटामिन डी का सिंथेसाइज भी करता है, यानी विटामिन के शुद्ध रूप से जो विटामिन है वो विटामिन के शुद्ध रूप से हमारे शरीर के अंदर सिंथेसिस होता है। और विटामिन डी जो है उस सोर्स से भी हम लोग लेते हैं। ठीक है, आम का वनस्पतिक नेम क्या है? तो आम का वनस्पतिक नेम बोला जाता है मैंगीफेरा इंडिका। क्या कहा जाता है? मैंगीफेरा इंडिका। और बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। लिखने का तरीका क्या होता है? मैंगीफेरा और इंडिका को स्मॉल लिखा जाता है। तो ये हमारा, अगर आपसे पूछ दे कि इसमें जीनस कौन है और स्पीसीज कौन है, जो कैपिटल से लिखा जाता है उसको हम लोग जीनस कहते हैं, और जो स्मॉल से लिखा जाता है वो स्पीसीज है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंगीफेरा इज अ जीनस और इंडिका इज अ स्पीसीज। ठीक है, स्मॉल लेटर से लिखा जाए उसको हम लोग स्पीसीज कहते हैं, और कैपिटल लेटर जो लिखा जाए उसको हम लोग जीनस कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि डैश एक एकल कोशिका द्वारा जननक्षम पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता। आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा मैं इधर स्लाइड करता हूं, अब दिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो ये जो है एक एकल कोशिका द्वारा जननक्षम पूर्ण व्यक्ति या पूर्ण पौधा कह सकते थे तो सुंदर होता को पैदा करने की क्षमता को कहते हैं। मतलब इसमें कहा जाता है कि जो जीन है और जीन के अंदर क्या होता है ऑटो डेवलपमेंट, हर एक अंग का अलग अलग से विकास करने की क्षमता होती है। इसको हम लोग कहते हैं टोटी पोटेंसी। क्या कहते हैं? टोटी पोटेंसी कहते हैं। तो ये आपका शुद्ध आंसर डी नंबर द करेक्ट आंसर है। अगला आता है मेलाटोनिन के प्रवेश को रोकने हेतु कोशिकाओं में प्रोटीन का इनकोड करता है। तो मेलाटोनिन जो होता है, मेलाटोनिन एक हार्मोन्स है। ठीक है, ये इसका काम होता है आपको सुलाने में मदद करेगा, इसमें रोकने, यानी मेलाटोनिन के अंदर या एक पिनियल ग्लैंड्स होता है या मेलाटोनिन के अंदर वायरस पहुंच न जाए, इसके लिए एक इंटरकोड प्रोटीन का इनकोड होता है। और ये प्रोटीन जो बनाता है उसको हम लोग कहते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स। क्या कहते हैं? निसल्स ग्रेन्यूल्स। इसका काम होता है न्यूरॉन में, ब्रेन में, मस्तिष्क में जो होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करना, बनाना। और ये जब प्रोटीन जब बनता है तो इसके अंदर वायरस का प्रवेश रोक दिया जाता है। तो आप याद रखिए यह है मेलाटोनिन किसको प्रोटीन बनाती है, किसके रोकने के लिए? वायरस को रोकने के लिए। ठीक है, आपसे एक चीज पूछ सकता है कि मेलाटोनिन सक्रिय दिन में होता है या रात में, या रात और दिन छोड़ दीजिए, प्रकाश में ज़्यादा सक्रिय होगा कि अंधेरा में ज़्यादा सक्रिय होगा? तो आप आंसर करिएगा कि अंधेरा में जो है मेलाटोनिन ज़्यादा सक्रिय होता है, अंधेरा में ज़्यादा सक्रिय होता है। यही वजह होता है कि आप जब सोते हैं तो लाइट को ऑफ करके सोते हैं, क्योंकि जब लाइट को आप ऑफ करके सोएंगे तब मेलाटोनिन की स्रावित ज़्यादा से ज़्यादा होगी और आपकी निद्रा कंप्लीट होगी, नींद मुकम्मल आएगा। इसके लिए आपको लाइट ऑफ करके सोते हैं, तो इसका जो है रीज़न यहाँ पे है। ठीक है, दिन में यदि कोई सोने की आदत रखता है तो जो रात में सो 2 घंटा और दिन में 10 घंटा, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। क्या कह सकते हैं उसको? बेचैनी जैसा महसूस करेगा। ठीक है, आइए विज्ञान की आवर्त सारणी में H किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? तो विज्ञान की आवर्त सारणी में H जो है ये आपका हाइड्रोजन से संबंधित है, ये सिंबल है हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन के बारे में दिलचस्प बातें कुछ याद रखिए। पूरे रसायन की दुनिया में, पूरे केमिस्ट्री में इकलौता हाइड्रोजन ही है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। न्यूट्रॉन अगर आपसे पूरे आपने 118 एलिमेंट्स के बारे में जाना, उस 118 एलिमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ इकलौता हाइड्रोजन है जिसके पास न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं। याद रखिए, न्यूट्रॉन लेस अगर एलिमेंट की बात करें तो न्यूट्रॉन लेस एलिमेंट हमारे पास जो है वो कौन है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। और इसके कुछ बातें, तथ्य याद रखिए कि हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक है, 3 आइसोटोप्स है। कौन कौन? एक का नाम है प्रोटियम, एक का नाम है ड्यूट्रियम और एक का नाम है ट्रिटियम। ठीक है, चलिए याद रहेगी।
पूरे केमिस्ट्री में इकलौता सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं। और इसके कितने समस्थानिक? इसके 3 समस्थानिक है। उम्मीद कि आपको ये सुन करके अच्छा लगा होगा। और क्वेश्चंस, काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और पूछा जाता है। ठीक है, चलिए। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस कारखाने में हुई थी? जो भोपाल त्रासदी जो गैस लीकेज हुआ था, मिथाइल साइनेट का जो घटनाएं घटी, वो आपका जो कंपनी थी, कारखाना थी, उस कारखाना का नाम था मेघनगर फार्माकेन प्राइवेट लिमिटेड, यानी बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये में जो है भोपाल में जो त्रासदी घटनाएं घटी, ये किस तिथि को घटी, ये आपके मुझे यानी कमेंट का के अंदर मुझे आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये घटना भोपाल में जो घटना घटी, वो घटना कब घटी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन लिखना चाहिए था लेकिन गलती से लिखा गया हम लोग? ठीक है, हैलोजन समूह, हैलोजन समूह के अंतर्गत नहीं आता है। तो हैलोजन कहते किसको है? हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट। हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट, नमक। वैसा तत्व जिसका प्रयोग नमक बनाने में किया जाता है, जिसका यूज है नमक का सिंथेसिस में, नमक का फॉर्मेशन में, उसी को हम लोग कहते हैं हैलोजन। और हैलोजन ग्रुप से जो आने वाले हमारे पास तत्व है, उसका नाम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। तो अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि फ्लोरीन भी हमारा हैलोजन ग्रुप से है, क्लोरीन भी हमारा हैलोजन ग्रुप से है, ब्रोमीन भी हमारा हैलोजन ग्रुप से है, आयोडीन भी हमारा हैलोजन ग्रुप से है और एस्टाटीन भी हमारा हैलोजन ग्रुप से है। तो ये सारे के छोड़ करके जो भी एलिमेंट्स होगा वो हमारा हैलोजन नहीं होगा। तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इकलौता आपका हीलियम इज अ आंसर, यानी आपका हीलियम जो है ये हैलोजन ग्रुप से नहीं आता है। हैलोजन ग्रुप को याद रखने का तरीका, फादर कलेक्टर और ब्रदर इंस्पेक्टर, ठीक है, समझे आंटी जी? याद रखेंगे नहीं रखेंगे? फादर फ्लोरीन, कलेक्टर ब्रोमीन, कलेक्टर क्लोरीन, ब्रदर ब्रोमीन और इंस्पेक्टर आयोडीन। फादर कलेक्टर है, ब्रदर इंस्पेक्टर है, समझे आंटी जी? ये आपका हैलोजन ग्रुप का सीरीज है जो आप आसानी पूर्वक इसे याद रखेंगे। ठीक है, मेरा प्रयास आपके प्रति ये रहता है कि आप आसानी से किसी भी चीज़ को याद कर ले जाए और एग्ज़ाम में इस चीज़ को करें ताकि आपको कोई दुश्वारी न हो मार्क्स उठाने में। अगला प्रश्न है, बहुपरमाणुक घनायनों के सामान्य नाम प्राय प्रत्यय होता है। जैसे बहुपरमाणुक कहने का मतलब हो गया कई एटम से मिलकर के बने हुए कंपाउंड्स को हम लोग बहुपरमाणुक कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये NH4 है, ठीक है, और NH4 पे चार्ज होता है प्लस का, जिस तत्व पे या जिस कंपाउंड पे या जिस यौगिक पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम लोग धनायन कहते हैं। क्या कहते हैं? धनायन कहते हैं। और इसका नाम जब आप पढ़िएगा तो इसको बोला जाता है अमोनियम। क्या बोला जाता है? अमोनियम। तो अब देखो ONIUM में उठा दीजिए तो ये धनायन हमारा आ रहा है ONIUM। तो ये हमारा जो है इंडिंग हो गया। तो आपसे पूछा प्राय प्रत्यय, प्रत्यक्ष जो है और प्रय जो इंडिंग होता है उसको हम लोग जो है नाम किस नाम से इंड करेंगे? तो याद रखिए, ठीक है, ओनियम से रखेंगे। क्या रखेंगे? ओनियम से हमारा पास ये इसका होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बहुपरमाणु का ओनियम। ठीक है, अगर यही एक का बात किया जाता या एक से दो का बात किया जाता, दो का, तो उसमें एक से एंडिंग होता है। कितने? एक से होता है। आयनिक यौगिक MgCl2 का रासायनिक नाम क्या है? तो MgCl को बोला जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये आपका आंसर डी नंबर इधर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु नहीं है और आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो आप देखिए धातु है लेकिन आवर्त सारणी के जो है प्रथम वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है, धातु है लेकिन आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका सोडियम की बात करिए, ये आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में आते हैं,
पोटेशियम की बात करिए ये भी आपका प्रथम जो है श्रेणी से है। लिथियम की बात करिए ये सब के सब आपका प्रथम श्रेणी से है। बट कैल्शियम जो है धातु होने के बाद ये आपका द्वितीय श्रेणी से है, यानी आवर्त सारणी के द्वितीय ग्रुप से है आपका, यह याद रखिएगा, ठीक है। आंसर मिल गया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, एक ही परमाणु से बने ऋणायक के तत्वों के मूल नाम में डैश लगाकर नामांकित किया जाता है। तो याद रखिए जो एनायन होते हैं, जैसे मान लीजिए Cl पे चार्ज है -1, नेगेटिव चार्ज आया और नेगेटिव चार्ज आने को हम लोग कहते हैं ऋणायन, और इसको जब हम इंडिंग करेंगे तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग क्लोराइड। क्या लिखेंगे? क्लोराइड। तो इंड किससे हो रहा है? IDE से हो रहा है। तो जब एनायन नेगेटिव चार्ज का जब हम लोग नामकरण करते हैं तो उसके अंत में आता है IDE, यानी IDE से अंत होता है। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है, यानी ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। तो आप देखिए ऑप्शन में कांच जो आपको दिख रहा होगा ये आपका ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, जबकि LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल और अल्कोहल। यहाँ पे मुख्य बात आपको मैं बता दूं कि LPG जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें क्या फिल किया जाता है? तो याद रखिए इसमें जो है प्रोपेन और ब्यूटेन फिल किए जाते हैं। ज़्यादा मात्रा में प्रोपेन होता है, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में प्रोपेन होता है। LPG का अपना महक नहीं होता है, इसमें महक लाने के लिए इसमें डाला जाता है इथाइल मरकेप्टन। क्या डाला जाता है? इथाइल मरकेप्टन डाला जाता है, ठीक है ना, इथाइल मरकेप्टन डाला जाता है। वही बात कर ले पेट्रोल की, तो पेट्रोल में जो मुख्य ईंधन के रूप में डाला जाता है, इसको डाला जाता है ब्यूटेन और प्लस में प्रोपेन, और पेंटेन भी डाला जाता है, पेंटेन भी डाला जाता है। इसमें जो होता है मुख्य रूप में जो है आपका ब्यूटेन है। यही बात करें अल्कोहल, अल्कोहल आपका जो है मदिरा पदार्थ है जिसको आप लेते हैं ड्रिंकिंग के रूप में। अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही बेसिक मतलब ना ही क्षारीय होता है। लिटमस आपने देखा होगा लाइकेन का बना होता है, और इसमें यही कहा जाता है कि लिटमस एक बहुत बड़ा सूचक है कि कौन सा जो हमारे पास सॉल्यूशन अम्ल है और कौन सा सॉल्यूशन हमारा क्षार है, ये लिटमस डिसाइड कर देता है। तो कह रहा है कि सॉल्यूशन नहीं तो अम्लीय है और नहीं क्षारीय है। इसका मतलब जो नेचुरल में जो कलर होता है लिटमस का वो कैसा होता है? तो याद रखिए नेचुरल जो कलर होता है लिटमस का वो बैगनी कलर होता है। कैसा होता है? बैगनी कलर होता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अगला प्रश्न आपका आता है, विज्ञान की आवर्त सारणी में नाइट्रोजन की परमाणु संख्या क्या है? तो नाइट्रोजन के परमाणु संख्या आपका 7 है। नाइट्रोजन के बारे में दिलचस्प कुछ बातें याद रखिए जो क्वेश्चन बन सकती है। नाइट्रोजन जो है एक अक्रिय जैसा बिहेव करता है। अक्रिय जैसा बिहेव करने के कारण इसको फिल किया जाता है आलू के चिप्स वगैरह में जो गैस फिल किए जाते हैं ये नाइट्रोजन को ही किया जाता है, क्योंकि ये अक्रिय जैसा बिहेव करता है। ये ऑक्सीजन के संपर्क, यानी किसी भी खाद्य पदार्थ को, किसी भी भोजन को ये ऑक्सीजन के संपर्क को दूर बनाए रखने में बहुत ज़्यादा अहम रोल निर्भर करता है। इसीलिए इसको पिकल्स वगैरह हो गया, जो भी पैकिंग सामान जो खाने की चीज़ें हैं उसमें नाइट्रोजन को फिल किया जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को आने नहीं देता है, ऑक्सीजन को रोक के रखता है। और किसी भोजन में, किसी फूड या किसी खाद्य पदार्थ में अगर ऑक्सीजन मिल जाता है तो खाद्य पदार्थ जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने के कारण उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाते हैं जो आप इच्छापूर्ण नहीं खा सकेंगे, खाने योग्य नहीं रह जाता है, ठीक है। दूसरी बातें याद रखेंगे नाइट्रोजन से संबंधित, जो टायर वगैरह देखते हैं बाइक वगैरह की या बस ट्रक जो भी टायर देखते हैं उस टायर में जो है नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है। किसको? नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है टायर में, ठीक है, टायर वगैरह में। चलिए तो ये दो बातें आपका मुख्य बात याद रखना था। विज्ञान की आवर्त सारणी में नाइट्रोजन की परमाणु संख्या क्या है? तो दोनों क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अमलगम में सदैव एक घटक के रूप में विद्यमान होती है? तो अमलगम कहते ही उसको है कि धातु कोई भी हो, धातु कोई भी हो, इसके साथ अगर एक मरकरी जुड़ जाए, मरकरी जुड़ने के कारण उसका जो मिश्रण होगा अमलगम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अमलगम। तो याद रखिए धातु कोई भी हो उससे हमारा कोई झंझट नहीं है। अगर उसमें अगर हमारा पारा मरकरी अगर उपस्थित है तो हमारा मिश्रण कहलाएगा अमलगम। तो याद रखिए पारा से संबंधित है, बी नंबर द करेक्ट आंसर। ईसीजी की कौन सी तरंग पुनर्ध्रुवन का निरूपण करती है? तो याद रखिए
तीर तरंग का ईसी जब होता है तो यही ग्राफ होता है, तो यानी हार्ट कितना काम कर रहा है, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, ये तीर तरंग से समझ में आती है। ठीक है, ईसीजी में तीर तरंग क्या दर्शाती है, तो ये याद रखिए, ये अलिंद परकुचन को दर्शाती है, यानी जो है एट्रियम जो है हमारा वो रिलैक्सेशन कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना, कॉन्ट्रेक्शन की बात करेगा अलिंद उसमें, यानी उसी में क्या होता है ना, हृदय लंग्स जो है एट्रियम अलिंद में ही जो है शुद्ध बलन आती है। अगर उसका जो है पंपिंग अगर ठीक ठाक हो तो फिर इसका ईसीजी रेटिंग सही रहेगा। अगर उसका पंपिंग ठीक ठाक नहीं हो तो आपका ईसीजी में बता देगा कि इसका मतलब हृदय पे लोड आ रही है। तो हृदय पे लोड आ रही है तो आपको कहेगा कि तरल पदार्थ वगैरह जो है, तेलीय पदार्थ का सेवन कम से कम करिए। ठीक है, चलिए, तो याद रखिए ईसीजी में टी तरंग जो है दर्शाती है किसका, अलिंद परकुचन का दर्शाती है, अलिंद परकुचन। ठीक है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन। गेहूं का तना होता है तो गेहूं का तना एक क्या होता है, एक खोखला होता है। ये गेहूं का तना आपने देखे होंगे तो तना कैसा दिखता है, खोखला। पान की पत्ती का आकार कैसा होता है, तो पान की पत्ती का आकार जो होता है कैसा होता है, हृदयकार होता है, हृदयकार होता है। देखे होंगे आप पान की पत्ती, तो कुछ इस प्रकार आपको दिखा, अरे यार, कुछ पान के पत्ती इस प्रकार दिखता है तो ये दिखता है हृदयकार, है ना, हृदयकार दिख रहा है। चलिए ठीक है, सबसे लंबा पेड़ होता है तो सबसे लंबा पेड़ सिकोया का होता है। ठीक है, बीज बड़ा और वजनी होता है, बीज बड़ा और वजनी होता है किसका, ये आप याद रखिए, बेल का जो होता है बीज बड़ा और वजनी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक जो भी क्वेश्चंस आएगा आपका बिहार पुलिस में तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को अंत में फिर कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुँचे, और जो भी क्वेश्चन क्लास ले करके आए इसकी भी जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।